नमस्कार विद्यार्थियों। टापू देवी मेमोरियल कॉलेज बाड़मेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत व अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, अपन बात करते हैं कि आज मातृ दिवस है, तो सभी माताओं को मेरा नमन, प्रणाम, चरण स्पर्श और माँ श्री टापू देवी जी को चरण स्पर्श, स्मृति और नमन। माँ का आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बना रहे। प्रिय विद्यार्थियों, बात कर रहे थे सेवालों की, तो मैं शुरुआत कर लेता हूं कि सेवाल का सामान्य परिचय की बात करते हैं अपन। तो सेवाल जो है, एल्गी जो है, इस एल्गी की बात करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि एल्गी शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो एल्गी शब्द है, ये जो एल्गी शब्द है प्रिय विद्यार्थियों, ये एल्गी जो शब्द है, आपको इस एल्गी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि एल्गी शब्द की जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एल्गा से हुई है और जिसका अर्थ होता है समुद्री खरपतवार। क्या होता है? समुद्री खरपतवार। ये आपको ध्यान देना है। प्रिय विद्यार्थियों, एल्गी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एल्गा से हुई है, जिसका अर्थ होता है समुद्री खरपतवार। और इस शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो आपको ध्यान देना है, इस शब्द का सबसे पहले लीनियस ने प्रयोग किया। लीनियस ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया 1753 के अंदर, लीनियस ने। और आपको ध्यान ये भी रखना है कि लीनियस का नाम आपने सुना होगा, कैरोलस लीनियस का नाम आपने अच्छी तरह से सुना होगा, जिन्होंने नामकरण की पद्धति दी। और प्रिय विद्यार्थियों, नामकरण की द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस देते हैं और वो सबसे पहले एल्गी शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है। अब अपन आगे बात करें तो ये आपको ध्यान देना है कि एल्गी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, लेकिन अब तक इसकी वर्तमान में 1800 वंश और 24,000 जातियों का पता लगाया जा चुका है। ठीक है, जा चुका है। कौन कौन से? 1800 वंश और 24,000 जातियों का पता लगाया जा चुका है। ठीक है। अब अपन बात करें प्रिय विद्यार्थियों कि सेवालों का जो अध्ययन है वो एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी। और ये कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, पटवारी एग्जाम हो, ग्राम सेवक एग्जाम हो, उसके अंदर सीधा आता है। सेवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेवालों के अध्ययन को एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा। और सेवालों का जो अध्ययन करता है उसको एल्गोलॉजिस्ट या फाइकोलॉजिस्ट कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। फाइकोलॉजिस्ट। ठीक है, फाइकोलॉजिस्ट कहते हैं। अब अपन आगे बात करें, ठीक है, कि सेवाल कहाँ पाए जाते हैं, सेवालों का अध्ययन किन किन वैज्ञानिकों ने किया। ठीक है, उसकी अपन बात करें तो सेवालों के अध्ययन के लिए प्रमुख वैज्ञानिकों में चिपमैन का नाम है, फ्रिस का नाम है, स्मिथ का नाम है। ये वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, अपन आगे इनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आपको ध्यान दीजिएगा कि सेवाल जो है वो आकार, प्रकृति, संरचना और जनन की दृष्टि से अलग अलग होते हैं, इनका विभेदन पाया जाता है। अब बात करते हैं सेवालों के, अपन सामान्य लक्षण ले लेते हैं यहाँ। सेवालों के सामान्य लक्षण। ठीक है, सेवालों के सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण आपको ध्यान रखने हैं। सामान्य लक्षण। ठीक है, सामान्य लक्षण। उस लक्षण में पहला लक्षण है कि जो सेवाल है वो सेवाल होते कैसे, आपको ध्यान रखना है। सेवाल है वो थैलस होते हैं। कैसे होते हैं? थैलस।
अब थैलस किसे कहते हैं, बात इसकी करते हैं। थैलस का मतलब वे पादप जो जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होते। वे पादप जो जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होंगे उनको थैलस कहेंगे। ठीक है, और थैलस जो है आपको इसमें ध्यान रखना है, थैलस के साथ में इनके जो लैंगिक अंग होते हैं, लैंगिक अंग जो है वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय भी होते हैं, ये आपको ध्यान देना। फिर नेक्स्ट अपन बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो शैवालों की अपन नेक्स्ट बात करें, और आपको ध्यान रखना है कि शैवालों की संरचना में थैलस रूपी संरचना होती है और सरल होती है। थैलस के अलावा आपको ध्यान रखना है कि इनके शरीर जो है वो जड़ और तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होता है, पत्तियों में विभेदित नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि इनके अंदर फिजियोलॉजिकल डिवीजन और लेबर नहीं होता है। मतलब अपन ये कह सकते हैं इसको कार्य की रूप से श्रम विभाजन नहीं होता है, श्रम विभाजन नहीं होता है। कार्य की रूप से श्रम विभाजन का मतलब क्या हुआ, विभाजन नहीं पाया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, पहले तो ये समझते कि जब इनके अंदर जड़, तना और पत्तियां है ही नहीं तो क्या इनके कार्यों का विभाजन होगा कि जड़ का कार्य क्या है, पत्तियों का कार्य क्या है, तने का क्या कार्य है। जब इनका शरीर जड़, तना और पत्तियों विभेदित है ही नहीं तो इनके अंदर श्रम विभाजन कहे या यूं कहे कि कार्य की दृष्टि से इनके अंदर किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं पाया जाएगा। ये हो गया कार्य की रूप से इसके अंदर श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं आगे, यहां ले लेता हूं मैं आपका अगला लक्षण कि शैवालों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल पाया जाता है ये ध्यान रखना। इसलिए ये कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ये बात तो आपको स्पष्ट ध्यान रखनी है कि जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा वो सब के सब कैसे होंगे, पाए जाएंगे, वो सब पोषी होंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि वे पादप जिसके अंदर क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल का मुख्य कार्य सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना होता है और वे अपना भोजन बनाते हैं। वे पादप जो भोजन बनाते हैं उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसलिए स्वपोषी है। ठीक है, अपन कहेंगे हेटेरोट्रोपिक नहीं है, ये ऑटोट्रोपिक है। ठीक है, स्वपोषी है। फिर आपको ध्यान रखना है कि स्वपोषी है तो बात आती है कि इनकी कोशिका भित्ति कैसे होगी। ठीक है, कोशिका भित्ति की बात करें तो नेक्स्ट पेज पर मैं ले लेता हूं कोशिका भित्ति की। ये यहाँ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि कोशिका भित्ति कैसी पाई जाएगी। क्यों, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल, क्या है, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल की बात करें तो यहाँ तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। उससे पहले मैं तीन बातों से पहले आपको कुछ बातें और बता देता हूं कि शैवालों की मुख्य रूप से आपसे पूछा जाए कि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है तो आपको ध्यान रखना है सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज और क्या है, हेमी सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज से बनी होती है। लेकिन आपको यहाँ तीन बातें कौन कौन सी ध्यान रखनी है वो सुनिएगा। यदि फियोफाइसी प्रकार का शैवाल है, कैसा, फियोफाइसी, फियोफाइसी प्रकार का शैवाल है तो उसके अंदर कोशिका भित्ति कैसी होगी। रोडोफाइसी प्रकार का शैवाल है, रोडोफाइसी मतलब लाल शैवाल, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी। और उसके बाद में अपन बात करें फियोफाइसी, रोडोफाइसी, और तीसरा आपको याद रखना बेसिलेरियोफाइसी प्रकार का यदि है, बेसिलेरियो, तो किस प्रकार का होगा।
ठीक है, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। यदि फ्यूफाइसी है तो आपको याद रखना है फ्यूसिन और फ्यूकोडिन, फ्यूसिन और फ्यूकोडिन, फ्यूकोडिन, ठीक है। रोडोफाइसी है तो आपको ध्यान रखना है रोडोफाइसी के अंदर पैक्टिन, सेल्यूलोज नहीं है, पैक्टिन से बनी होगी। और बेसिलेरियोफाइसी है तो आपको मुख्य रूप से सिलिकॉन याद रखना है, सिलिकॉन से कोशिका भित्ति ज़्यादा बड़ी होगी, सिलिकॉन की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिका की मात्रा होगी। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। फियोफाइसी, इसमें देखो फियोफाइसी आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, फ और फ, ये संबंध याद रखना है। फियोफाइसी में फ वाले आते हैं, जितने भी फ वाले हैं, फ से फियोफाइसी, फ से फ्यूसिन, फ से फियोफाइसी, फ से फ्यूकोडिन, फ से फियोफाइसिन, फ से फ्यूसिन, फ से फियोफाइसी, फ से फ्यूकोडिन, ये आपको ध्यान रखना। रोडोफाइसी में आपको पैक्टिन याद रखना, बेसिलेरियोफाइसी इसको डाइटम भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, डाइटम। ये होगी इसकी कोशिका भित्ति की बात। अब अपन आगे प्रिय विद्यार्थियों बात करते हैं सेवालों के अंदर लवक की। तो सेवालों के अंदर जो मुख्य रूप से हरित लवक पाया जाता है, क्योंकि अपन क्लोरोफिल की बात पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको 3 प्रकार के वर्णक याद रखने हैं, ठीक है। मैं यहाँ बता देता हूँ, हरित लवक की बात करता हूँ, ठीक है। हरित लवक, हरित लवक की बात करें तो सबसे पहले आपको हरित लवक में क्या क्या ध्यान रखना है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। हरित लवक के अंदर आपको ध्यान रखना है कि वर्णक जैसे जेंथोफिल है तो क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में जेंथोफिल पाया जाएगा, क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी। पहला आपको याद रखना वर्णक का नाम जेंथोफिल, ये 12th में आपने पढ़ा होगा, जेंथोफिल, कैरोटीन, ठीक है। एक जेंथोफिल है वो पाया जाएगा क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में, ठीक है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी, फियोफाइसी। उसके बाद में बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, क्लोरोफाइसी फियोफाइसी हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि कैरोटीन किस किस के अंदर पाया जाता है, और कैरोटीन के अंदर आपको रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी सब याद रखना है कि उसके अंदर एक वर्णक होता है कैरोटीन। कौन सा होता है? कैरोटीन, ठीक है। इसके कैरोटीन के अंतर्गत आपको सब याद रखना है, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी भी होगा, फियोफाइसी भी होगा, ठीक है, फियोफाइसी भी होगा और बेसिलेरियोफाइसी भी होगा, बेसिलेरियोफाइसी भी होगा, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब कैरोटीन के बाद जो तीसरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइकोबिलिन, वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना। फाइकोबिलिन, फाइकोबिलिन, फाइकोबिलिन है वो केवल एक ही प्रकार के सेवालम होता है, फाइकोबिलिन। और फाइकोबिलिन जो है, फाइकोबिलिन आपको याद रखना है रोडोफाइसी में होगा, रोडोफाइसी में। और रोडोफाइसी को लाल सेवाल कहते हैं, आपको ध्यान रखना, लाल सेवाल, क्या कहते हैं? लाल सेवाल। ये होगी आपके हरित लवक की बात। अब नेक्स्ट अपन बात करें कि इनके अंदर भोजन किस रूप में पाया जाता है सेवालों में, तो अधिकांश भोजन जो है वो स्टार्च के रूप में मिलता है, ठीक है। और एक याद रखना है कि स्टार्च के रूप में मिलता है, लेकिन भोजन का जो संग्रह है या संचय का जो केंद्र है वो पायरिनोइड होता है। भोजन की बात करें तो मुख्य रूप से जो भोजन है वो स्टार्च है, सेवालों में मुख्य रूप से भोजन स्टार्च है, कुछ में तेल व वसा के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसका जो संचय है, संचय का मतलब संग्रहण कहाँ होता है, इसका संचय का जो केंद्र है वो पायरिनोइड है, पायरिनोइड याद रखना आप, पायरिनोइड, इसके अंदर ये इकट्ठे होते हैं या संचय का केंद्र पाया जाता है। अब जनन की बात करें तो जनन लैंगिक भी होता है, अलैंगिक भी होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जनन की बात करते हैं, जनन, तो जनन आपके लैंगिक भी है और अलैंगिक भी है, लैंगिक और अलैंगिक,
ठीक है, वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं कि क्लोरोफिल युक्त होते हैं, थैलस है, तो इनके जननांग जो होंगे अर्थात लैंगिक जो अंग होंगे वो आपके एक कोशी के भी हो सकते हैं और बहुकोशी के भी हो सकते हैं। जनन के बाद आपको बात ध्यान रखनी है कि इनके जनन सम बहुकोशिक होते हैं। फिर इसके अंदर अलैंगिक जनन किन किन के द्वारा होता है, अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है उसकी बात करते हैं। अलैंगिक जनन जो है वो चल बीजाणुओं के द्वारा होता है। चल बीजाणु, अचल बीजाणु, चल बीजाणु, अचल बीजाणु, चल बीजाणु और अचल बीजाणु, ये आपको ध्यान रखना है। जनन है वो और चल बीजाणु अचल बीजाणुओं के द्वारा संपन्न होते हैं। लैंगिक जनन है वो आइसोगैमस भी होता है और अनआइसोगैमस भी होता है और ओगैमस भी होता है, मतलब समयुग्मकी भी होगा, विषम युग्मकी भी होगा और अपन कह सकते हैं असमयुग्मकी भी होगा। मैं यहाँ आपके नोट कर लेता हूं कि जो जनन, लैंगिक जनन की बात करें अपन, किसकी, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन कैसा होता है तो आपको ध्यान रखना है समयुग्मकी भी होता है, समयुग्मकी, असमयुग्मकी भी होता है, असयुग्मकी, असयुग्मकी। और नंबर 3 आपको ध्यान रखना है कि विषम युग्मकी भी होता है, विषम युग्मकी, ठीक है, असम युग्मकी और विषम युग्मकी, युग्मकी और विषम युग्मकी, विषम युग्मकी, तीनों प्रकार के लैंगिक जनन पाए जाते हैं। यानी युग्मक होते हैं वो समयुग्मकी भी है, असमयुग्मकी भी है, विषम युग्मकी भी है, मतलब अपन कह सकते हैं आइसोगैमस भी है, आइसोगैमस है, अनआइसोगैमस भी है, ओगैमस भी है, 3 प्रकार के पाए जाएंगे। अब बात करते हैं कि जनन चक्र कैसा होता है। ठीक है, जीवन जो है वो अगुणित है कि द्विगुणित है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों कुछ बातें अपने इंपॉर्टेंट्स वो और लेते हैं कि जीवन की अगुणित और द्विगुणित अवस्थाएं एक दूसरे पर आश्रित नहीं होती हैं। जो अगुणित और द्विगुणित अवस्थाएं, अगुणित व द्विगुणित अवस्थाएं एक दूसरे पर आश्रित अवस्थाएं स्वतंत्र होती, मैं ये लिख देता हूं, आश्रित नहीं होती मतलब स्वतंत्र होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगुणित और द्विगुणित अवस्थाएं स्वतंत्र होती है और आपको ध्यान रखना है पीडी एकांतरण जो है वो स्पष्ट नहीं होता है, हैप्लोबायोटिक होता है। जीवन चक्र कैसा होता है, पीडी एकांतरण, पीडी एकांतरण, पीडी एकांतरण का अर्थ अपन आगे पढ़ेंगे कि युग्मोद्भिद से लेकर बीजाणुद्भिद तक की अवस्था जो चक्कर चलता है युग्मोद्भिद और बीजाणुद्भिद वो क्या कहलाएगा, पीडी एकांतरण। पीडी एकांतरण आपका है वो स्पष्ट नहीं होता है, स्पष्ट नहीं, और स्पष्ट नहीं है इसका मतलब हैप्लोबायोटिक प्रकार का है। कैसा है, हैप्लोबायोटिक प्रकार का है, हैप्लोबायोटिक प्रकार का पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में अधिकतर शैवालों के अंदर कौन सी अवस्था प्रभावी है, युग्मोद्भिद या बीजाणुद्भिद, इसके बारे में बात करें तो यहां ध्यान रखना आपको कि पीडी एकांतरण के अंदर प्रभावी अवस्था कौन सी है, प्रभावी है युग्मोद्भिद, युग्मकोद्भिद, और गौण अवस्था है वो है बीजाणुद्भिद, बीजाणुद्भिद, ये गौण अवस्था है। ठीक है, युग्मोद्भिद और बीजाणुद्भिद। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है एक चिरकालिता, आपको ध्यान रखनी है कि प्रतिकूल दशाओं में शैवाल अपने जीवन चक्र में कुछ विशेष प्रवस्थाएं विकसित कर लेता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, चिरकालिता कहते हैं। ठीक है, ये चिरकालिता क्या है इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है
चिरकालिता, चिरकालिता विशेष प्रावस्थाएं, विशेष प्रावस्थाएं कब ऐसी अवस्थाएं ग्रहण कर लेता, विशेष अवस्थाएं ग्रहण कर लेता है, विशेष अवस्थाएं ग्रहण कर लेता है जो लंबे जीवन के लिए उपयोगी हो, जो लंबे जीवन के लिए क्या हो, उपयोगी हो, जीवन के लिए उपयोगी। कहने का अर्थ ये हुआ कि वो अपने को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए कुछ विशेष प्रकार की अवस्थाएं ग्रहण कर लेता है। जैसे सुप्त अवस्था कह सकते हैं, सुप्त बीजाणु, ट्यूबर और सिस्ट, ये याद रखना कौन कौन सी है। सुप्त बीजाणु, सुप्त बीजाणु, उसके बाद में आपको याद रखना है ट्यूबर और सिस्ट, ट्यूबर और सिस्ट, ये इसके अंतर्गत पाई जाती है। ये आज के सामान्य लक्षण आपके कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ अपन आज की क्लास को विराम देंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप घर पर इस क्लास का अध्ययन करते हैं। अगली क्लास में अपन थोड़ी सेवालों के इतिहास के बारे में बात करेंगे और आगे की क्लासें अनवरत जारी रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।